हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे एंड इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है अभी वो है द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था जर्मनी पर। The war had a devastating impact on entire continent, both psychologically and financially. Devastating का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। एंटायर कॉन्टिनेंट का यहाँ मतलब है पूरे यूरोप पर। एंड साइकोलॉजिकली का मतलब है दिमागी तौर पर। फिनेंशियली का मतलब है रिसोर्सेज के तौर पर। तो देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका इम्पैक्ट काफ़ी डेवास्टेटिंग था, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे वो साइकोलॉजिकली मतलब दिमागी तौर पर एंड फिनेंशियली मतलब रिसोर्सेज के तौर पर सफ़र कर रहे थे। क्योंकि यूरोप के जो रिसोर्सेज थे अब वो ड्रेन हो चुके थे बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। सो रिसोर्सेज ड्रेन होने की वजह से जो कॉन्टिनेंट मतलब यूरोप कभी किसी टाइम पर क्रेडिटर हुआ करता था, अब वो एक डेटर बन गया था। क्रेडिटर का मतलब है जो दूसरों को पैसे देता है, डेटर्स का मतलब है जो कर्जदार होते हैं जो दूसरों से पैसा लेते हैं। सो यूरोप किसी टाइम पीरियड में क्रेडिटर था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ कि यूरोप कर्जे में डूब गया था, क्योंकि सारे जो रिसोर्सेज थे वो खत्म हो चुके थे। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक का मतलब क्या है? ये वो पार्टी थी जो अभी नई नई बनी थी। इन्फेंट का मतलब यहाँ पर है कि अभी नई नई ये पार्टी बनी थी। और ये कब बनी थी? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी हारा। जर्मनी के हारते ही जो इसके एम्पायर थे उन्होंने अपनी गद्दी को अपनी मर्जी से छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया। तो जो पार्लियामेंट पार्टी थी अब वो चाहती थी कि जर्मनी में मोनार्की खत्म हो एंड डेमोक्रेसी आए। तो इसी टाइम पीरियड में जो पार्लियामेंट पार्टीज थी उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई, वाइमर में जाकर उन्होंने मीटिंग की और वहीं से वाइमर रिपब्लिक का उदय हुआ। मतलब वहीं से वाइमर रिपब्लिक पार्टी बनी। सो ये जो पार्टी थी ना, इनको ओल्ड एम्पायर के सिंस को झेलना पड़ा। सिंस का मतलब है पाप, वो पाप जो ओल्ड एम्पायर ने किए थे। क्योंकि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ना तो वाइमर रिपब्लिक जिम्मेदार थी, ठीक है, और ना ही जर्मनी के लोग जिम्मेदार थे, बल्कि वो लोग जिम्मेदार थे जो उस टाइम पर रूल कर रहे थे। ओके, सो ओल्ड एम्पायर ने जो सिंस किए थे उन पापों का भुगतान वाइमर रिपब्लिक को करना पड़ा था। इसके अलावा द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन। अब देखो, जो ट्रीटी हुई थी ना, जो पीस ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इस ट्रीटी में हमने देखा था कि क्या क्या भुगतान जर्मनी को करना पड़ा। तो इसमें एक क्लोज था, वॉर गिल्ट क्लोज, जिसमें एलाइड कंट्रीज ने ये कहा कि हमारा जो डैमेज हुआ है, हमें जो सफ़र करना पड़ा है वो किसकी वजह से सफ़र करना पड़ा है? जर्मनी की वजह से सफ़र करना पड़ा है। साथ ही साथ सारा एलिगेशन, सारा आरोप जर्मनी के ऊपर लगाया कि इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। तो ये जो नेशनल ह्यूमिलिएशन था ये भी किसको झेलना पड़ा? वाइमर रिपब्लिक को झेलना पड़ा। इसके अलावा एलाइड पावर ने यह कहा कि हमारा जो डैमेज हुआ है ना, ये डैमेज का भुगतान भी जर्मनी को करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी की वजह से हमारा ये डैमेज हुआ है, हमें सफ़र करना पड़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। सो इसी वजह से ये जो डैमेज है ये जर्मनी को पे करना पड़ेगा। सो जब एलाइड पावर ने ये कहा तो इस चीज़ का भुगतान भी किसको करना पड़ा? वाइमर रिपब्लिक को, क्योंकि इन्हीं को ही ये भुगतान, ये कंपेंसेशन पे करना पड़ा। और ये कंपेंसेशन पे करने के बाद जर्मनी फिनेंशियली क्रिपल हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसके अलावा वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर में कुछ लोग आए, जैसे कि सोशलिस्ट्स आए, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी रखते थे। और हमने इस आइडियोलॉजी के बारे में बहुत बार पढ़ लिया, शायद आपको ये याद भी होगी अब, कि जो चाहते थे कि गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ हो एंड सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एंड जो कैथलिक्स थे, मतलब जो क्रिश्चियंस वगैरह थे, एंड जो डेमोक्रेट्स थे, जो चाहते थे कि जर्मनी में डेमोक्रेसी आए। सो ये लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। अब इन्हीं के अपोजिट में वो लोग थे जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स से बिलोंग करते थे। तो जो ये पार्टी थी कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल, ये चाहते थे लोग कि जर्मनी में कोई भी बदलाव ना आए, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग थे। अब क्या हुआ, इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल ने वाइमर रिपब्लिक और जो इनके ये सपोर्टर थे इनको टारगेट करना शुरू किया और इनको मॉकिंगली, सरकास्टिकली क्या बुलाते थे ये लोग? नवंबर
क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बुलाते थे? ये कहते थे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स के लोग कि इन्होंने वाइमर रिपब्लिक और इनके सपोर्टर ने हमारा देश बेच दिया दूसरे के हाथों में। एंड नवंबर क्रिमिनल्स का मतलब 1918 नवंबर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका था, ठीक है। उसके बाद ये ट्रीटी आई, ये जो ट्रीटी थी ये वाइमर रिपब्लिक ने एक्सेप्ट की, तो इसीलिए कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स ने कहा कि ये जो वाइमर रिपब्लिक और इसके सपोर्टर हैं ये नवंबर क्रिमिनल्स हैं। ध्यान रखना, दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। हम इसके बारे में हालांकि अभी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिटलर की बात की गई है कि यहाँ पर देखो कि जर्मनी को कितना कुछ सफ़र करना पड़ा। अब जर्मनी को इतना कुछ सफ़र करना पड़ा तो जर्मनी के मन में अब ये था भाई हम अब बदला लेंगे, और ये बदले की भावना कब देखने को मिली? 1930s के टाइम पीरियड में। 1930s में जिस तरीके का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पर सबके मन में ये था कि हम इसका बदला लेंगे जो ह्यूमिलिएशन हमारा हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक गहरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला यूरोपियन सोसाइटी में एंड वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। आम जनता से ऊपर अब किसको दर्जा देने लगे लोग? सोल्जर्स को। एंड पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट। पॉलिटिशियंस मतलब जो राजनेता थे, पब्लिसिस्ट मतलब जो जर्नलिस्ट थे, जो प्रचारक थे। इन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया? इन्होंने कहा एक आदमी को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए एंड मैस्कुलिन होना चाहिए। सो मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया। ट्रेंच लाइफ मतलब सोल्जर्स की लाइफ को ग्लोरीफाई किया। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो सोल्जर्स बहुत मिजरेबल जिंदगी जी रहे थे ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस बताया था ना मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में, कुछ ऐसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर यहाँ पर ये जो ट्रूप्स हैं वो रहा करती थी। सो इन ट्रेंचेस में इनकी ज़िंदगी सोल्जर्स की काफ़ी मिजरेबल थी, काफ़ी दयनीय थी। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो लाशें थी वो पड़ी हुई थी, इन लाशों के ऊपर रैट्स होते थे, मतलब वो चूहे जो कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। सो जो डेड बॉडी होती थी उनके ऊपर चूहे जो हैं उनको खाते रहते थे। सो इन चूहों के बीच में इन सोल्जर्स को रहना पड़ता था। इसके अलावा दे फेस्ड पॉइजनस गैस, एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। अब इन सोल्जर्स को पॉइजनस गैस झेलनी पड़ती थी। इसके अलावा जो एनिमी शीलिंग होती थी, मतलब जो इनके शत्रु होते थे सोल्जर्स के, वो एनिमी इन पर गोला बारूद फेंकते थे, उनका इनको सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जो ये सोल्जर्स थे ना, ये अपने ही लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, मतलब अदर सोल्जर्स को मरते हुए विटनेस कर रहे थे। सो सोल्जर्स की लाइफ ना काफ़ी मिजरेबल थी। अब इस टाइम पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उनके अंदर ऑलरेडी वैसे बहुत गुस्सा था, तो उन्होंने पब्लिक स्फेयर में एग्रेसिव वॉर एंड नेशनल ओनर को प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया। नेशनल ओनर मतलब अपने देश का सम्मान इनको बचाए रखना, अपना राष्ट्रीय सम्मान इनको बचाए रखना है। अब देखो इनके अंदर इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि देखो एक तो इन्होंने नेशनल ह्यूमिलिएशन झेला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए, ऊपर से साथ ही साथ क्या था, इनको 6 बिलियन पाउंड पे करने पड़े एलाइड कंट्रीज को, एलाइड पावर्स में जो कंट्रीज थी। तो इनके अंदर गुस्सा ये था कि जो एलाइड पावर में कंट्रीज है ना, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। तो इसी वजह से इनका जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, अब लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि अब उनके मन में था भाई हमें अपना राष्ट्रीय सम्मान चाहिए। एंड डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ द इंटर वॉर यूरोप। सो अब इस टाइम पीरियड में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो ये था भाई हमें अभी अपना नेशनल प्राइड जो है वो वापस लाना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग जो है वो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने लगे थे। अब यहाँ पर कौन आते हैं?
हिटलर को लोग इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि हिटलर ये कहता था भाई मैं नेशनल प्राइड को अपने दोबारा लेकर आऊँगा और जो ये राष्ट्रीय सम्मान है ये मैं पाकर रहूँगा, ठीक है, कि भाई जो हमारे साथ इन्होंने किया है ना अलाइड पावर्स ने, उसका बदला मैं लूँगा। तो लोगों ने इसलिए उसको सपोर्ट करना शुरू किया, तो उस इंस्पिरेशन के तौर पर देखने लगे थे। लेकिन लोगों को थोड़ी ना पता था ये डिक्टेटरशिप उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। एंड जो डेमोक्रेसी का आइडिया था ना, जो सोचा था वाइमर रिपब्लिक ने, ये डेमोक्रेसी का आइडिया अब लोगों को यंग एंड फ्रेजाइल लगने लगा, क्योंकि लोगों को था कि डेमोक्रेसी अगर रहेगी ना तो हम अपने नेशनल ओनर को वापस नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको चाहिए था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का आइडिया था वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। इसको थोड़ा सा ये कह सकते हो कि थोड़ा बैक में डाल दिया गया कि डेमोक्रेसी अगर होगी तो हम अपने नेशनल प्राइड को वापस पा नहीं सकेंगे। सो इसीलिए डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव, क्योंकि जो ये इंटर वॉर हो रहा था यूरोप में, इसमें इतनी इंस्टेबिलिटी होने की वजह से डेमोक्रेसी, मतलब आप ये देखो कि अभी जो जर्मनी था इस पर अलाइड पावर्स कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि देखो अभी जर्मनी पर किसने कंट्रोल किया हुआ था? अलाइड पावर्स ने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो वर्साइल ट्रीटी निकाली थी ना उसमें जर्मनी की पावर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। तो डेमोक्रेसी के लिए तो हमें एक ऐसा देश चाहिए होता है जो सोवर्न स्टेट हो। सोवर्न स्टेट का मतलब क्या है? जिसमें किसी और का बाहर का इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन जर्मनी में हमने क्या देखा? जर्मनी में तो अलाइड पावर्स का इंटरफेरेंस था। तो यहाँ पर इसीलिए जो ये डेमोक्रेसी का आइडिया था ना, ये काफ़ी फ्रेजाइल लगने लगा और ये काफ़ी इनस्टेबल हो चुका था। तो इसीलिए ये जो आइडिया ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी एंड आप यूजर नेम इसका अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।